रोम रोम पर जिनका भारत की महिमा गाया करता है, रोम रोम पर जिनका भारत की महिमा गाया करता है, जो सरहद पर हंसकर अपना खून बहाया करता है, जो सरहद पर हंसकर अपना खून बहाया करता है, जो सीने पर अमर तिरंगा अपने आज लपेटे हैं, जो सीने पर अमर तिरंगा अपने आज लपेटे हैं, वर्दी का वरदान लिए वो भारत माँ के बेटे हैं, वर्दी का वरदान लिए वो भारत माँ के बेटे हैं, कतरा कतरा देने वाले, अरे कतरा कतरा देने वाले सच्चे हिंदुस्तानी को, कतरा कतरा देने वाले सच्चे हिंदुस्तानी को 100 बार सलामी दूंगा, 100 बार सलामी दूंगा भारत के सेनानी को, भारत के सेनानी को। केवल सेनानी भारत में एक ऐसा रह गया है जो वास्तव में एक वंदनीय, पूजनीय और प्रातस्मरणीय है। नमस्कृताय मित्रों, नमस्कृताय। आज जो अपना जो क्लास है, आज की जो क्लास है, अपना जो टॉपिक होगा, जो विषय होगा, वो होता है एक बोर्ड का 10th क्लास में या 9th के अंदर मान लीजिए एक अपठित गद्यांश का प्रश्न आता है, कंपटीशन में आता है, और सबसे बड़े नंबर का प्रश्न ये होता है। हम जो 10th क्लास में 9th क्लास में सब्जेक्ट देते हैं, उन सभी सब्जेक्टों में सबसे जो बड़ा प्रश्न होता है 10 नंबर का प्रश्न आता है बोर्ड में। 10th क्लास में 10 नंबर का प्रश्न होता है अपठित गद्यांश, ठीक है। इस अपठित गद्यांश में 10 में से 10 नंबर आराम से ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, इसका तरीका है, क्योंकि देखो आप अपठित गद्यांश का मतलब होता है बिना पढ़ा हुआ। हालांकि कई बार ऐसा तुक्का बैठ जाता है कि पढ़ा हुआ आ जाता है, क्योंकि हम अलग अलग पढ़ते हैं। हालांकि हमारे बुक्स जो हमारी गवर्नमेंट की जो बुक है उसके बाहर चीज़ है ये तो कहीं से कहीं से मिल जाता है, या फिर बिना पढ़ा हुआ अगर आता है तो किस प्रकार से हमें उस अपठित गद्यांश में पूरे में से पूरे नंबर लेकर, मतलब 10 में से 10 नंबर लेके आने हैं। कारण है कि उन सभी 10 प्रश्नों के उत्तर हमारे सामने उस पेपर में लिखे होते हैं, हमें उन उत्तरों को बाहर निकालना है, उनको सही क्रम में जमाना है। अरे भाई, एक दूध में घी होता है, दूध में क्या होता है, घी, लेकिन दिखता नहीं है। उसमें मेहनत करने के बाद अपने आप उसमें से दही भी बनता है, छाछ बनती है, घी भी निकलता है, लेकिन दिखता नहीं। उसी प्रकार जो अपठित गद्यांश है उनके अंदर हमें उत्तर तो दिख रहे हैं साफ साफ, बस उनमें वहाँ से उठा करके उनको सही क्रम में जोड़ना, एक व्यवस्थित रूप के अंदर बनाना 10 नंबर देने के बराबर हो जाएगा। 10 नंबर देगा हमें वो। और बोर्ड में एक एक नंबर की इतनी महत्ता होती है। कई बार होता है हमारे कुछ परसेंट फर्स्ट डिवीजन के अंदर कई बार 1 नंबर से चूक जाते हैं, या बच्चा 1 नंबर अगर ज़्यादा हो जाता तो सप्लीमेंट्री से बच जाता है, या 1 नंबर फेल होने से बच जाता है। 1 नंबर कीमत की जो कथा है वो बच्चा जानता है। या मान लो कोई अच्छी पढ़ने वाली बच्ची होती है और उसके 74, 74 कुछ नंबर होते हैं, अगर 1 नंबर उसका और बढ़ जाता तो गार्गी पुरस्कार में नंबर भी आ सकता है। तो इस प्रकार एक एक नंबर का बहुत महत्व होता है, क्योंकि एक एक नंबर से हमने सुना आज तक एक एक नंबर से एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो एक एक बूंद से घड़ा खाली भी हो सकता है। हमारा जो आज का टॉपिक होगा उसको हम देखते हैं अपठित गद्यांश। कौन सा टॉपिक होगा, अपठित। लिखने का तरीका ध्यान रखना, मैं और बता दिया मैंने आपको, अभी और आगे बताता रहूंगा मैं आपको क्लास में। ये बोर्ड की कॉपी, इस प्रकार से बोर्ड की कॉपी आती है। देखो हमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, इस जगह ये जो लाइन ऐसी आती है, यहाँ होते हैं कॉपी चेक करने वाला, चेक करके नंबर देता है। यहाँ हमें मुख्य प्रश्नों के नंबर, मान लो पहला अपठित गद्यांश, हालांकि बोर्ड में नहीं आता है लेकिन अपन लिख रहे हैं बोर्ड के अंदर। मान लो पहला प्रश्न अपठित गद्यांश आ गया तो हमें नंबर 1 लगाना है, या नंबर 11वां आ गया तो हमें 11 नंबर लगाना है। जो नंबर आ गया वो केवल देखो, न यहाँ प्रश्न लगाना है न यहाँ उत्तर, केवल 1 लगा के छोड़ना है, फिर 2 लगा के 3। ये प्रश्न नंबर पहला है, बस 1 लगा के छोड़ दो। 1 का मतलब ये हो गया भाई ये पहला प्रश्न है। अब कई लिखते 1 पहला प्रश्न के लिए फिर उत्तर है, कुछ नहीं लिखना है। 1 लिखने का मतलब हो गया कि पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं 1 लगा के छोड़ना है। और इसके सामने में इसकी हेडिंग बनानी है, हेडिंग में आगे और स्टार्ट करते बता दूंगा। वो हमारी हेडिंग हो इसमें अपठित गद्यांश, क्या ले रहे हैं हम, अपठित गद्यांश। तो हमें हेडिंग बनानी है बड़ी, और 4 लाइनों के अंदर आपको बताइए भी किस प्रकार से हेडिंग बनानी है। अपठित बनाना है, अपठित के बाद हमें लेना है यहाँ पर गद्यांश। ये ले लिया हमने अपठित गद्यांश, ये देखो ध्यान से, इस प्रकार ये बना करके इसको हमें बंद कर देना है। ये इतना ही रहना है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि इस अपठित गद्यांश में कितने प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्न आएंगे। सबसे विशेष बात ध्यान रखना, हमें सबसे पहले अपठित गद्यांश को 2 बार बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ना है। चाहे उसमें 5 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं होगी।
हमें अपठित गद्यांश को 2 बार मन से पढ़ना है, एक एक शब्दों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। सबसे पहला काम यही है। फिर उस अपठित गद्यांश को 2 बार पढ़ने से हमें ये व्यवस्था मिल जाएगी, ये सुविधा मिलेगी कि हमें प्रश्न पढ़कर वापस बार बार गद्यांश पढ़ने की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे? हमने पहला प्रश्न पढ़ लिया, हम पूरे गद्यांश को पढ़ रहे हैं। मैं पहला प्रश्न पढ़ते ही पहले प्रश्न में आता है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। जब हमने गद्यांश को 2 बार पढ़ लिया तो शीर्षक हमारे माइंड के अंदर फिट बैठ जाता है। भाई ये गद्यांश का सब्जेक्ट क्या है, इस गद्यांश का विषय क्या है, वो इसका शीर्षक हो जाता है। इस प्रकार हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, फिर पूरा गद्यांश पढ़ेंगे, तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, फिर पूरा गद्यांश पढ़ेंगे। इस प्रकार 10 प्रश्न पढ़ेंगे, 10 बार गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। उससे बढ़िया है कि पहले हम 2 बार गद्यांश को ध्यान से पढ़ लें। 2 बार ध्यान से पढ़ने के बाद फिर गद्यांश में आ जाओ। गद्यांश के उत्तर हमें आराम से, हमने प्रश्न नंबर 8 पढ़ा, 8 का उत्तर मालूम पड़ गया, इस लाइन में है, तुरंत हमारा हाथ वहीं जाएगा हाथ। ठीक है ना? अब ये ध्यान रखना में पहली चीज, महत्वपूर्ण चीज यही है, हमें गद्यांश को 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ के एक एक प्रश्न का उत्तर तसल्ली से देना है। 10 नंबर की बात है, 10 में से 10 नंबर आ सकते हैं। अब इसमें प्रश्न कैसे आते हैं? इसमें 6 प्रश्न आते हैं पहले, जिनका उत्तर गद्यांश के अंदर मिल जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब एक एक लाइन के उत्तर होते ज़्यादा नहीं होते हैं, एक एक लाइन का उत्तर आता है पूरा, लेकिन उत्तर पूरा लिखना है। 4 प्रश्न होते हैं ग्रामर की, जो ग्रामर पार्ट होता है, जिसमें संधि समास पूछ लेता है, कई बार विशेषण विशेष्य पूछ लेता है, उपसर्ग पूछ लेता है, प्रत्यय पूछ लेता है, समानार्थी, पर्यायवाची पद या विलोम से पूछ लेता है। 4 प्रश्न, मतलब कुल मिलाकर के 6 प्रश्न नहीं आएंगे, 4 प्रश्न नहीं आएंगे। कुल कितने प्रश्न आते हैं? 10 प्रश्न आते हैं। हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि 10 प्रश्न जो आते हैं उनके नंबर हमें कहाँ लगाना है? हम नंबर यहाँ लगाएंगे, इस जगह लगाएंगे। 11वें जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का पहला उत्तर पूरा लिखना है, अंडरलाइन, दूसरा नंबर यहाँ, फिर पूरा प्रश्न। मतलब हमें प्रश्न दोबारा नहीं उतारना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस प्रकार 10 नंबर यहाँ आएंगे। जब हम प्रश्न अगले में आते हैं, मान लो हमने 10 ये पहला प्रश्न पूरा कर लिया, अब पेपर का हमें अगला प्रश्न करना है, तो यहाँ पर हम नंबर क्या लगाएंगे? 2। मतलब पूरा अपठित गद्यांश करने के बाद जो अगला प्रश्न करेंगे, संधि का आएगा, जो भी आएगा वो 2 नंबर। लेकिन जब तक हम अपठित गद्यांश कर रहे हैं तब तक नंबर इसी का रहेगा। पार्ट 1 लाइन छोड़ो, पार्ट 2 लाइन छोड़ना, ऐसे अलग अलग चीज करना है। विशेष चीज, महत्वपूर्ण चीज, हमें गद्यांश को पढ़ने की आवश्यकता है। गद्यांश 10 नंबर का आता है, 10 में से 10 नंबर लाना बिल्कुल ही सबसे आसान है, सबसे सरल प्रश्न है। कमजोर से कमजोर बच्चा है वो उसमें 10 नंबर आराम से प्राप्त कर सकता है। किसमें? अपठित गद्यांश में। ये बोर्ड में 10वां या 11वां नंबर का प्रश्न आता है, लेकिन कई बार पढ़ा हुआ आता है, कई बार बिना पढ़ा हुआ भी आता है। अब हम गद्यांश, एक गद्यांश पढ़ते हैं और इस गद्यांश के बारे में आपको चर्चा बताते हैं। पहले अपठित गद्यांश आ गया हमारा, हमने पहले इसकी पूरी नियम में शर्तें पहले जान ली कि किस प्रकार से हमें इस अपठित गद्यांश को पढ़ना था, और पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, इसके पूरे प्रश्न बाद में देखने हैं। हम क्या करते हैं, बोर्ड के अंदर क्या करते हैं, पहले एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर एक एक प्रश्न के उत्तर ढूंढते हैं, वो नहीं करना है। हमने नियम पहले देख लिए, इसके पहले जो हमने देखा क्लास में। अब हम उस गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश को पढ़ना है बिल्कुल ढंग से और तसल्ली से, क्योंकि 10 नंबर की चीज़ें, देखो ये मैं गद्यांश को पढ़ता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा तत् आधारितम प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखन्तु, कि नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार दीजिए। देखिए 10 नंबर है, ये 10 में से 10 नंबर आने के पूरे चांस होते हैं। यदि हम थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और थोड़ा सा अगर हम संतुष्टि रखेंगे तो हमें 10 नंबर मिल सकते हैं। यदि वयम समाजे राष्ट्रे व परिवर्तनम आने तुम इच्छा में है, हमें ध्यान से देखना है किस किस शब्द में उपसर्ग आ रहा है, किस किस के अंदर प्रत्यय आ रहा है, संधि कहाँ से हो रही है, ये हमें हिंदी अनुवाद के साथ साथ देख लेने हैं। तो यदि वयम समाजे राष्ट्रे व परिवर्तनम आने तुम इच्छा में है, यदि हम समाज में अथवा राष्ट्र में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तरही तो अस्माकं प्रभाव है, हमारा प्रभाव अन्येषाम ऊपरी भवेत, दूसरे के ऊपर होना चाहिए। यदि हम समाज में अथवा राष्ट्र में परिवर्तन लाना चाहते हैं, क्या लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो हमारा प्रभाव अन्यों पर या दूसरों पर होना चाहिए। तो इसमें देखा है कि हमारा प्रभाव दूसरों पर या अन्यों पर होना चाहिए। अब इस चीज को देखने के लिए हम देखो क्या करने हैं, हमें देखना है, फिर हमने लिख दिया कि वयम बाह्य, हम बाहरी, हमें बाहरी वातावरण कुप्रभाविता नैश्याम,
वयम बाह्य वातावरणेन कुप्रभाविता न श्याम, हम बाहरी वातावरण से कुप्रभावित नहीं होना चाहिए हमें, अपितु वातावरण से ऊपरी, बल्कि वातावरण के ऊपर, बल्कि वातावरण के ऊपर अस्माकं प्रभाव स्यात्, हमारा प्रभाव होना चाहिए। अत्र यहाँ काचित कोई एका कथा, कोई एक कहानी, कश्चन एका कथा एक कहानी एवं अस्ति इस प्रकार है, मतलब हमें एक कहानी बताएगी है, उस कहानी को हमें ध्यान से पढ़ना है। अब हमें इसमें से शीर्षक भी ढूंढना है, क्योंकि शीर्षक 10 एक नंबर के ये शीर्षक आता है, और चूंकि पहला प्रश्न गद्यांश का शीर्षक आता है, और अगर हमारे शीर्षक बिल्कुल सही होगा तो हमें चांस होते हैं कि आगे वाले नंबर भी हमें पूरे मिलेंगे। तो अत्र काचित कथा, यहाँ पर एक कोई कथा, एवं अस्ति इस प्रकार है, वो कथा क्या है? तो कश्चन कृषक है, कोई किसान, महिषा है, भैंस की, अस्वास्थ्य निवारणाय, मतलब कोई किसान भैंस के अस्वास्थ्य तथा बीमारी की निवारणाय, निवारण के लिए, कश्चित पशु वैद्यम, किसी पशु वैद्य को, औषधम पृष्ठवान, औषधि पूछी। तो किसी किसान ने भैंस की बीमारी के निवारण के लिए किसी पशु वैद्य को औषधि पूछी या दवाई पूछी। देखो ध्यान रखना, में यहाँ पर पृष्ठवान आ गया, तो पृष्ठवान में प्रच धातु होती है, कत्वतु प्रत्यय होता है, ये हमें ध्यान रखना है। वेद्य है, वेद, गुलिका है दत्तवान, वेद ने क्या दे दी? गोलियां दे दी। दत्तवान में धातु धातु कत्वतु प्रत्यय आ रहा है, क्योंकि हो सकता है ऐसा प्रश्न आ जाए कोई। तो वेद्य है, गुलिका दत्तवान, वेद ने क्या दे दी? गोलियां दे दी। किम छे, और उक्तवान, और कहा, यत की एकस्याम नलिकायाम, एक नलिका में गोलिका स्थापयित्वा, गोलियां रख करके, भवान आप, स्वमुखेन अपने मुख से, वायुम फुत करो तू, हवा देनी है या फूंक देनी है, तदा तब गुलिका हैं, तब सभी गोलियां, महिषा है उदरे, भैंस के पेट में, गमिष्यन्ति चली जाएगी। मतलब वेद ने दवाई क्या बताई है? वेद्य गुलिका दत्तवान, वेद ने गोलियां दे दी। किम चे, उक्तवान, और क्या कहा? यत की एकस्याम नलिकायाम, एक नलिका में, गोलिका स्थापयित्वा, गोलियां रख करके, भवान आप, स्वमुखे अपने मुख से, वायु फुत करो तो हवा दीजिए या फूंक दीजिए, तदा गुलिका है, तब सभी गोलियां, महिषा है उदरे, भैंस के पेट में, गमिष्यन्ति चली जाएगी। कृषक है, किसान ने, अस्तु ठीक है, किसान ने ठीक है, इति उक्तवा, ऐसा कहकर गतवान चला गया। तो किसान ठीक है ऐसा कहकर चला गया। अब देखो यहाँ पर उक्तवा है, उक्तवा में धातु कौन सी होती है? वच धातु होती है और कत्वा प्रत्यय होता है। उक्तवा में धातु कौन सी है? वच धातु और कत्वा प्रत्यय। उक्तवा का मतलब कहकर और गतवान का मतलब चला गया। ठीक है, गतवान में गम धातु और कत्वा प्रत्यय होता है। दिन द्वयम अनंतरम, 2 दिन के बाद, स उसने, वेद्य स वेद्य उस वेद ने, तम कृषकम उस किसान को, तो 2 दिन के बाद उस वेद ने उस किसान को मार्गे रास्ते में, अस्वस्थ रूपेण, अस्वस्थ रूपेण का मतलब बीमार के रूप में, गच्छन्तम जाते हुए, दृष्टवान देखा। किसने देखा? उस वेद जी ने क्या देखा कि किसान है वो बीमारी की दशा में कहीं जा रहा है। तो दिन द्वयम अनंतरम, 2 दिन के बाद, स वेद्य उस वेद ने, तम कृषकम उस किसान को, मार्गे रास्ते में, अस्वस्थ रूपेण बीमार के रूप में, गच्छन्तम जाते हुए, दृष्टवान देखा। किम संजातम क्या हुआ? इति पृष्ठे सती, ऐसा पूछने पर, स कृषक है उस किसान ने, उक्तवान कहा। उक्तवान में क्या गया? वच धातु और कत्वतु प्रत्यय हैं। ऐसा पूछने पर उस किसान ने क्या कहा कि देखो क्या चीज हो गई, वेद जी ने दवाई लेने का जो ढंग दिया था अलग हो गया थोड़ा सा लेने के अंदर। तयाग नलिकया है, उस नलिका के द्वारा, अहम फुत करोमी, मैं फूंक मारता,
ततः पूर्वम उससे पहले ही महिष्या है एव भैंस ने ही फुत कृतम फूंक मार दी। मतलब किसान उस नली में गोलियां डालकर फूंक मारता और वो गोलियां भैंस के पेट में जाती, उससे पहले ही फूंक किसने मार दी? उस भैंस ने फूंक मार दी। तो जब भैंस ने फूंक मार दी तो गोलियां कहाँ जाएगी? किसान के पेट में। जो गोलियां भैंस के पेट में जाने चाहिए थी वो गोलियां किसान के पेट में चली गई और परिणाम पूर्वक गुलिका है मम उदरम गता, गोलियां मेरे पेट में चली गई। इति ऐसा हुआ। अनया कथया बोध्यते, इस कथा से, बोध्यते का मतलब ज्ञान होता है, मालूम होता है। इस कथा से मालूम होता है कि बाह्य वातावरण से कुप्रभाव है, बाहरी वातावरण का कुप्रभाव ये साम ऊपरी न भवती, जिनके ऊपर नहीं होता है, ते एव वे ही सफल और वे ही सफलाहा भवंती, वे ही सफल होते हैं। नेता मार्गदर्शका है, मार्गदर्शक समाज सेवका है, समाज शोध का है, समाज के सेवक, चेका मतलब और, नेता मार्गदर्शक और समाज सेवक। बाह्य दूषितम वातावरणम परिवर्तयन्ति, बाहरी और दूषित वातावरण को परिवर्तित करते हैं। न कि स्वयं तेन दूषितेन वातावरण, न कि स्वयं उस दूषित वातावरण से प्रभावित होते हैं। देखिए ये हमने उस गद्यांश को पढ़ा है, हालांकि हम जो तैयारी करेंगे बार बार प्री बोर्ड के पहले उसके अंदर पूरे गद्यांशों को पढ़ चुके होंगे, तो कोशिश तो अपनी यही है कि हमें बोर्ड के अंदर गद्यांश पढ़ने की नौबत नहीं आई। लेकिन फिर भी मान लो ये गद्यांश अपठित तो अपठित ही होता है, अपठित का मतलब बिना पढ़ा हुआ, लेकिन हालांकि संभावना पूरी है कि गद्यांश बोर्ड के अंदर पढ़ा हुआ आता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको ध्यान से पढ़ना है, पहली चीज। अब हमें इनकी प्रश्नों पे जाना है। तो हमने पहले पूरी जो कहानी पढ़ी, इस कहानी के अंदर हमें क्या शिक्षा मिली वो तो इसका शीर्षक होगा। बार बार में जिसके बारे में बताया गया है वो इसका शीर्षक। देखो शीर्षक खोजना एक बहुत ही आसान बात होता है, हार्ड नहीं होता है। कई के सर में हम कंफ्यूज होते हैं कि हम शीर्षक नहीं खोज पाते। अरे शीर्षक तो आराम से मिलेगा, शीर्षक खोजने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो शीर्षक कैसे मिलेगा हमें? शीर्षक देखो आप लिखा हुआ है, पहला प्रश्न ही आएगा अस्य गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लिखत। पहला प्रश्न क्या लिखा है देखो आप, पहला प्रश्न लिखा है अस्य गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लिखतु, कि इस गद्यांश का समुचित शीर्षक। तो हमने पूरी कहानी पढ़ी है। अब दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखना है, ये क्लास के अंदर बताने की चीज नहीं है कि हमें अपठित गद्यांश का उत्तर कैसे लिखना है। जिस ढंग से मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार बोर्ड में या और कोई एग्जाम है उसमें उत्तर कैसे लिखते पता नहीं, लेकिन बोर्ड का उत्तर है वो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लिखना चाहिए। नंबर अगर पूरे 10 में से 10 लेने हैं तो मान लो पहला प्रश्न आ गया अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का समुचित शीर्षक क्या है? तो हमने पूरा गद्यांश पढ़ा है। इस गद्यांश में एक ही चीज लिखी है कि हमारा प्रभाव है वो बाहरी वातावरण भी हो सकता है, लेकिन बाहरी वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर कभी नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम शीर्षक लिख सकते हैं कि बाह्य या अस्माकम प्रभाव है बाह्य वातावरण से ऊपरी, या वातावरण से ऊपरी अस्माकम प्रभाव है, इतना हो सकता है। इसका शीर्षक क्या होगा इसका? अस्माकम प्रभाव है वातावरण से ऊपरी, ठीक है ना, ये इसका शीर्षक होगा। इसका शीर्षक क्या होगा? अस्माकम प्रभाव है वातावरण से ऊपरी। ये रहा इसके अंदर वातावरण से ऊपरी अस्माकम प्रभाव, ये इसका शीर्षक, जो लाइन दिख रही है ना ये इसका शीर्षक हो जाएगा। तो इसको सही लाएंगे तो क्या हो जाएगा? अस्माकम प्रभाव है वातावरण से ऊपरी। अब कैसे लिखना है ये ध्यान देना आप। ये देखिए अब मैं ले रहा हूं इसको उत्तर देखने के लिए। आप देखो इसका उत्तर किस प्रकार लेना है हमें। उत्तर के लिए चलते हम। ये मान ली बोर्ड की कॉपी कैसे आएगी? देखो आप बोर्ड की कॉपी हमेशा यहाँ पर 2 लाइन आती है। एक लाइन मान लीजिए ये होगी इसकी, और यहाँ पर एक लाइन और होती है ऐसे, ये बोर्ड की लाइनें हैं ऐसे। तो हमें यहाँ इस लाइन में इस जगह में कुछ नहीं लिखना है। अब प्रश्न नंबर मान लो ये 7 नंबर पर, 8 नंबर पर, 10 नंबर कोई नंबर पे आओ। मान लो ये प्रश्न बोर्ड के अंदर 11वां नंबर का प्रश्न है पेपर का, तो हमें 11 नंबर तो यहाँ लगाना है। ये लगा लिया हमने 11 नंबर, इतना लगाना बस।
प्रश्न उत्तर कुछ नहीं लेना है। देखो यहाँ नंबर कुछ नहीं लगाना है, यहाँ के अंदर जो बोर्ड का एग्जामिनर होता है वो नंबर देता है, इसलिए इस लाइन में कुछ नहीं लिखना है। हमें प्रश्न के नंबर हमेशा इस लाइन में लगाना होता है। तो 11 लगा के छोड़ दो, 11 का मतलब 11वां प्रश्न होता है। उत्तर प्रश्न कुछ नहीं लगाना में, 11वां प्रश्न है, 11वें का सीधा उत्तर होगा। हाँ, अब इसका हेडिंग क्या बनानी है, इसकी हेडिंग बनाएंगे हम अपठित गद्यांश है। इसका शीर्षक क्या बनाएंगे हम, इसका शीर्षक हम बनाएंगे बोर्ड की कॉपी में या प्री बोर्ड चल रहा है तो बनाएंगे अपठित गद्यांश। इस प्रकार बॉक्स बनाएंगे और उसमें लिखेंगे अपठित गद्यांश है। कितने नंबर का प्रश्न है ये, 10 नंबर की चीज है ये। कितना नंबर का प्रश्न है, देखो बॉक्स इस प्रकार बनाना है, ध्यान से रखना। बॉक्स 4 लाइन के अंदर बनता है, आप बनाते हो पहले भी इस प्रकार ये बॉक्स तैयार करना हमें, मतलब न तो नीचे छोड़िए न ऊपर न साइडों में, इस प्रकार अपठित गद्यांश है। इस प्रकार में इसकी हेडिंग बनानी है। अब हमें पहला प्रश्न कौन सा आ गया था हमारे पास पहला प्रश्न आया था कि अस्य गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लिख दो। हमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पूरे वाक्य में देना है, क्योंकि एक प्रश्न हमें 1 नंबर देके जाएगा। 1 नंबर का एक प्रश्न है, 10 प्रश्न सही होंगे 10 नंबर। और 10 नंबर का प्रश्न किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आता है, केवल संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से एक प्रश्न ऐसा आता है जो 10 नंबर का होता है और उसमें 10 में से 10 नंबर आराम से प्राप्त किए जा सकते हैं, केवल तरीका सही होना चाहिए। अब पहला प्रश्न है तो नंबर 1 हमें यहाँ लगाना है, इस जगह लगाना है, ये 1 नंबर लगा के छोड़ दो। तो 11वां प्रश्न है, 11वें का पहला। अब लोग क्या करते हैं, इसी के अंदर लगा रहे हैं 1, इसी में 2, इसी में 3, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, प्रश्न नंबर 1 यहाँ आएगा। तरीका ध्यान से देख लो आप, ये 11वां नंबर का प्रश्न बोर्ड का है, इसकी हेडिंग इसके सामने बनानी है। हेडिंग इस प्रकार बना दी हमने, अपठित गद्यांश से बना दी। ये प्रश्न नंबर पहला है। अब पहले प्रश्न का उत्तर हमें पूरा देना है, ध्यान से देखना। अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षकम किम अस्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्य गद्यांश से समुचितम शीर्षकम। अस्य गद्यांश से, ये देखो गद्यांश से लिखना हमें, गद्यांश से समुचितम, जिस प्रकार लिखा जा रहा है ध्यान से देख लो। अब समुचितम शीर्षकम, अस्य गद्यांश से समुचितम शीर्षकम। अब यहाँ इन्वर्टेड कोमा के अंदर आएगा शीर्षक, जो भी होगा वो क्या आएगा, अस्माकं प्रभाव है, अस्माकं प्रभाव है, अस्माकं प्रभाव है वातावरणस्य उपरि, वातावरणस्य उपरि। ये हमने शीर्षक लिख दिया, इसको वापस बंद करना है कोमा में, इस प्रकार बंद कर दो। अब है अस्ति, क्या आएगा, अस्ति लिख दो या वर्तते लिख दो, दोनों सही। ये पहला प्रश्न हो गया। अस्य गद्यांश से समुचितम शीर्षकम अस्माकं प्रभावे वातावरणस्य उपरि अस्ति। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न हो गया इसका। ये प्रश्न लिखेंगे। दूसरी चीज एक और, जो हम शीर्षक लिख रहे हैं उसके नीचे हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी करना चाहिए। ये अंडरलाइन कर दी, दोनों तरफ इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद करेंगे, अंडरलाइन कर दी। और इसके बाद ये एक लाइन हमें खाली छोड़ना है, बस ये लाइन खाली छोड़ दो ऐसे, इसमें कुछ लिखना है। हमें एक प्रश्न कर दिया, एक लाइन खाली छोड़ दो, ठीक है। फिर हमें दूसरा नंबर यहाँ लगाना है इसके नीचे, ये नंबर 2। अरे समझ रहे ना आप, ये नंबर 2। अब देख लो किस प्रकार लिखा, पहले ये नंबर, फिर हमने शीर्षक लिख दिया, इसकी हेडिंग बनाई हमने अपठित गद्यांश। पहला प्रश्न यहाँ लगा दिया, दूसरा प्रश्न मतलब नंबर ये लगेंगे, 1 से 10 प्रश्न हैं उनके नंबर पूरे यहाँ लगेंगे। पहला प्रश्न हमने उत्तर लिख दिया। प्रश्न दोबारा कभी भी ध्यान रखना, प्रश्न को दोबारा हमें नहीं उतारना है। अगर हम प्रश्न को उतारेंगे तो 10 प्रश्न तो ये हो गए, 10 उनके उत्तर हो गए, तो 20 चीज हो गई है। हमें प्रश्न दोबारा नहीं उतारना है, केवल प्रश्न का नंबर लगाएं और प्रश्न का उत्तर हमने पहले 2 बार पढ़ लिया ना। जब हमने अपठित गद्यांश को 2 बार पढ़ा है तो उत्तर भी हमारे फटाफट उत्तर भी आएंगे, क्योंकि हमने उत्तर तो इसके अंदर ही ना। ताजुब देखो कि 10 नंबर का प्रश्न है, 10 नंबर के उत्तर हमारे सामने पड़े हैं, हमें खोजना नहीं आ रहा है। भूख लगी हुई है, खाने की थाली सामने पड़ी है, अब खाते जोर क्यों आ रहा है पता ही नहीं है। अरे बाहर आके के नंबर कट गए भाई, तो बाहर अगर जीमने गया था तो स्वादिष्ट तेरे को भोजन दे दिया, फिर अगर तू भूखा आ रहा है तो गलती जिमाने वाले की नहीं है, गलती खाने वाले की है। भाई खा के क्यों नहीं आए, खाना चाहिए।
तो इस ये चीज़ है कि नंबर हमारे सामने पड़े हैं, अगर हम नहीं ले रहे हैं तो गलती बोर्ड की थोड़ी है, गलती तो अपनी है। नंबर उसने बेचारे पूरे उत्तर दिए हैं, उत्तर देख के उत्तर लिखने हैं, अब छांटना है, थोड़ा तरीका थोड़ा चेंज करना है, वो तो इतना तो बुद्धि दी है भगवान ने, तरीका चेंज करेंगे। अब हमें दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना है। अब दूसरे प्रश्न क्या आया इसको हम देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखने के लिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बता रहा है? प्रश्न नंबर 2 है अस्माकं प्रभावे कुत्र स्यात्, हमारा प्रभाव कहाँ होना चाहिए। तो देखो हमने प्रश्न पढ़ा तो साफ साफ लिखा हुआ है अस्माकं प्रभावे कुत्र स्यात्, हमारा प्रभाव कहाँ होना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ ये रहा अस्माकं प्रभावे अन्येषाम् भवेत्, और देखो ये आगे इसमें बाह्य वातावरण से ऊपरी, अस्माकं प्रभावे बाह्य वातावरण से ऊपरी स्यात्, हमारा प्रभाव बाहरी वातावरण के ऊपर होना चाहिए, लिखा हुआ है ये रहा। इच्छा में और अन्येषाम् उपरि भवेत् वयं बाह्य वातावरणेन कुप्रविता न स्याम अपितु वातावरण से ऊपरी, ये रहा कि वातावरण से ऊपरी अस्माकं प्रभावे स्यात्, वातावरण के ऊपर हमारा प्रभाव होना चाहिए। ये पूछ रहा नहीं अस्माकं प्रभावे कुत्र स्यात्, हमारा प्रभाव कहाँ होना चाहिए, ये रहा वातावरण से ऊपरी अस्माकं प्रभावे। तो वातावरण कौन सा? बाहरी वातावरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्माकं प्रभावे बाह्य वातावरण से ऊपरी स्यात्। कैसे लिखना उत्तर? तो उत्तर देखो कैसे लिखना है। उत्तर वही लाइन है, 2 लाइन आ गई, और हमें नंबर कहाँ लगाना है? नंबर इस जगह लगाना है 2, ध्यान रखना नंबर ये लगाना है, पॉइंट कर दिया अस्माकं प्रभावे है, उत्तर पूरा लिखना है। हमें कई कहते एक शब्द एक उत्तर पूरा एक नंबर, अस्माकं प्रभावे है, अस्माकं प्रभावे है बाह्य वातावरण से ऊपरी स्यात्, बाह्य है के हरंत, बाह्य वातावरण से, बाह्य वातावरण से, बाह्य वातावरण से, बाह्य वातावरण से ऊपरी, बाह्य वातावरण से ऊपरी स्यात्, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये उसका अस्माकं प्रभावे बाह्य वातावरण से ऊपरी स्यात्, ठीक है ना। ये ना प्रश्न है अस्माकं प्रभाव कुत्र स्यात्, तो ये उत्तर लिखा हुआ है। हमने गद्यांश को पढ़ लिया, उत्तर मालूम है कौन सी लाइन में उत्तर है। अगर हम इस गद्यांश को नहीं पढ़ते तो ये हमने प्रश्न पढ़ लिया, फिर इसका उत्तर ढूंढते, पूरे में ढूंढते, फिर उत्तर लिखते, फिर हमने तीसरा प्रश्न पढ़ लिया, फिर तीसरे का उत्तर ढूंढते, पूरे गद्यांश पढ़ते। इस प्रकार 10 बार इस गद्यांश को पढ़ना पड़ता। इससे बढ़िया हम पहले 2 बार गद्यांश को पढ़ लें। भाई एक तो हमें 10 प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए इस गद्यांश को कितनी बार पढ़ना पड़ता? 10 बार पढ़ना पड़ता। उससे बढ़िया कि 2 बार मन से पढ़ लेंगे तो 8 बार का टाइम बच जाएगा, उत्तर भी हमें तुरंत मालूम पड़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, अरे सही है ना, ये 2 नंबर ऐसे लगा दिए हमने। अब वही बात, लाइन खाली छोड़ दो, ये प्रत्येक एक प्रश्न के बाद लाइन खाली छोड़ना है। प्रश्न नंबर 3 लगाना है यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 क्या है? उपयुक्ता कथा किम बोधयति, उपयुक्ता कथा किम बोधयति का मतलब क्या होता है कि उपयुक्त कथा आपको क्या बोध कराती है। तो इसका उत्तर देखो, उपयुक्त कथा किम बोधयति, ये रहा इसका उत्तर। अन्या कथया बोध्यते बाह्य वातावरण से कुप्रभावे येषाम् उपरि न भवति ते एव सफला भवन्ति। ये प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न नंबर जो 3 है ये पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 3 क्या पूछ रहा है देखो, प्रश्न नंबर 3 है कि उपयुक्ता कथा किम बोध्यति, उपयुक्त कथा क्या सिखाती है। तो ये रहा अन्या कथया बोध्यते, यह कथा सिखाती है कि बाह्य वातावरण से कुप्रभाव येषाम् उपरि न भवति, बाहरी वातावरण का प्रभाव जिनके ऊपर नहीं होता है, ते एव सफला भवन्ति, वे ही मनुष्य सफल होते हैं। तो इसका उत्तर है वही लगा दो नंबर वापस, वही नंबर 3 लगा दिया हमने। कौन सा नंबर लगाना है? 3 नंबर। और इसका उत्तर ये पड़ा हमारे सामने, ये रहा इसका उत्तर, ये रहा उत्तर देखो, ये रहा कि बाह्य वातावरण से कुप्रभाव है येषाम् उपरि न, यहाँ से लगा करके ये रहा इसका उत्तर। बस अब इस उत्तर को सही ढंग से हमें करना है। तो उत्तर तो पड़ा है, अब सही ढंग से करना है। फिर नंबर किस बात की मिल रहे हैं हमें? तो 2 लाइन, कोई हमारे 2 लाइन है और नंबर देख लो 3, यहाँ नंबर नहीं लगाना है, नंबर लगाना है 3 इस जगह। और तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्ता कथा, ये रहा प्रश्न है, उपयुक्ता कथा बोध्यते, उपयुक्ता कथा बोध्यते, ले लो पूरी चीज, बोध्यते लिखा हुआ, बोध्यते, हमने बोध्यते, धय आधा,
यते। उपयुक्ता कथा बोध्यते यत सिखाती है कि, क्या सिखाती है? बाह्य वातावरण से, अब लाइन लिख दो पूरी ऐसी कैसी बस ये बाहर, अब यहाँ से लिख दो, अब यहाँ लगाना में, बाह्य वातावरण से कुप्रभाव ये शाम ऊपरी न भवती ते एव सफला भवंती, इतना लिखने के बाद लाइन खींच दो, तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब ये चीज़ को हमने लगाई है, नंबर इसी के मिलते हैं और बिल्कुल खुले खुले लिखना आराम से। ये नहीं आप एक प्रश्न में दूसरा घुसा रहे, दूसरे में तीसरा घुसा रहे, तीसरे में कॉपी चेक करने वाला बेचारा, आपके उत्तर कितने भी सही हैं लेकिन कॉपी चेक करने वाला परेशान हो जाएगा और सीधी सीधी परेशानी वो आप पे नहीं निकालेगा, वो कॉपी पे निकालेगा, क्योंकि उसके सामने आप नहीं हो, कॉपी है। जब आप प्रश्न कर रहे हैं 10 नंबर लेना चाह रहे हैं, हमने कॉपी को खराब कर दी, बस देखेंगे कॉपी चेक करने वाला कैसा करेगा, तो वो पूरा का पूरा गुस्सा आप पे नहीं निकाल सकता। आप पता नहीं कहाँ बैठे हो, कॉपी चेक करने वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, और पूरी जो उसकी जो आई हुई है, उसको जो गर्म आई हुई है, जो गुस्सा आया है, वो सीधा सीधा कॉपी पर निकलेगा। इस प्रकार हमें 3 नंबर का उत्तर लगाना है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4 में चलो। प्रश्न 4 क्या है? गुलिका है कैसे उधरेगा था? अरे गुलिका है, जब पूरा पढ़ लिया तो पता ही है, गुलिका है महिष्या है उदरे, भैंस की पेट में, ये रहा उत्तर इसका। गुलिका है महिष्या, ये रहा महिष्या है, बस ये लिखना, महिष्या लिखा हुआ ना, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये रहा गुलिका है महिष्या है पे, आ गया, ठीक है ना। अब कैसे लिखना इसको देखो, ये रहा, ऐसा क्या उत्तर, वो नंबर 4 तो वैसे लगाने हैं भाई, ये लो, ये लाइन खींची हुई है, लाइन खींच के नंबर 4 हमने लगा दिया। अब गुलिका है की जगह गुलिका है आ गया, ये गुलिका लिख दिया मैंने। अब जो कश्य था उस कश्य की जगह क्या आ जाएगा? महिष्या है, महिष्या है, फिर क्या आएगा? उदरे, फिर क्या आएगा? गता, ये लो, बस ये आ गया उत्तर है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। गुलिका है महिष्या है उदरे गता, लाइन खींच दो। लाइन बिल्कुल भाई बोर्ड में लाइन खींचना नहीं है, लेकिन लाइन एक एक खाली छोड़ना में, ये लाइन खाली छोड़ दो बोर्ड के अंदर। हाँ, जब प्रश्न पूरा होता है उसके बाद में लाइन छोड़ सकते हैं, लेकिन जब तक प्रश्न पूरा नहीं हो, प्रत्येक प्रश्न की एक एक प्रश्न की एक एक लाइन हमें छोड़ना जरूर है। प्रश्न नंबर 5, पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है? कहे कम पृष्ठवान औषधम, किसने किसको पूछी दवा। तो पहले देखो, अब इसके अंदर कई क्या करते हैं, पूरा पढ़ते नहीं है और उत्तर ऐसे लिख देंगे। अब ये कई उत्तर ये लिखेंगे सवैद्यम तम प्रसंग, ये गलत है। ये प्रश्न पूछ रहा है कह कम, कौन किसको, तो बताइए कौन किसको दवाई पूछता है? तो कृषक है, कह की जगह क्या जाएगा? कृषक है। कम की जगह क्या आएगा? पशु वैद्यम पृष्ठवान औषधम। उत्तर कितना सरल उत्तर है। अब 1 नंबर लेते फिर कहते हैं नंबर नहीं आते, नंबर आएंगे कहाँ से? एक एक नंबर है, देखो बोर्ड में 100 नंबर बनते हो, एक एक नंबर से बनते हैं। आज तक हमने कहावत सुनी है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमने कहावत क्या सुनी है? बूंद बूंद से। तो जो 100 नंबर का घड़ा है वो एक एक नंबर से तो भरेगा, ये थोड़ी 50-60 नंबर एक प्रश्न में आ गए, 50-60 नंबर एक प्रश्न में आ गए। ये 100 नंबर बनेंगे, बोर्ड में 80 नंबर का पेपर होता है, 80 नंबर बोर्ड में कहाँ से बनेंगे? एक एक नंबर से बनेंगे 80 नंबर, न कि 30 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया, 10 का एक कर दिया, 5 का एक कर दिया, ऐसे नहीं। क्वेश्चन एक एक नंबर का है, अलग अलग पार्ट होते हैं। तो जो कहावत है बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो वह बूंद बूंद से घड़ा खाली भी होता है। अगर एक एक नंबर की परवाह हम छोड़ते, 1 नंबर कट रहा है छोड़ो इसको, अगले नंबर के 1 नंबर कट रहा है छोड़ो इसको, उसमें 1 नंबर कट रहा है छोड़ो इसको, तो एक एक नंबर कटते कटते घड़ा खाली भी हो जाएगा। भाई गड्ढे में एक एक बूंद गिर रही है, तो गिरने तो एक एक बूंद गिर, क्या फर्क पड़ता है? एक एक बूंद रात को गिरना छोड़ दो, सुबह घड़ा खाली मिलेगा। तो वही घड़ा अपने नंबर वाला मार्कशीट का घड़ा वही है, उसके अंदर भी परसेंटेज खाली मिलेंगे। अगर परसेंटेज लेना तो तरीका बिल्कुल ये अपनाना होगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया? इसका क्या हो गया? कृषक है। इसका क्या हो गया? पशु वैद्यम पृष्ठवान औषधम। तरीका वही है, नंबर लगाना उतना, नंबर लगा दो 5, ये लगा दिया नंबर हमने, इस जगह लगाया 5, ये नंबर ध्यान रखना। केवल मेन जो प्रश्न नंबर 11 था उसके नंबर इसके अंदर है, इसके बाद 11 के बाद सीधा 12 नंबर लगेगा, जब हम 12वां प्रश्न करेंगे तब लगेगा। प्रश्न नंबर 5 है कहे, तो कहे की जगह क्या जाएगा? कृषक आ जाएगा, और कम की जगह क्या आएगा? पशु वैद्यम आएगा। ये लिख दिया हमने, पशु वैद्यम लिख दिया। अब आगे लिख सकते हैं पृष्ठवान औषधम, पृष्ठवान दवा पूछी। पहले क्या लिखेंगे हम? औषधम। क्या लिखेंगे हम? औषधम। फिर क्या लिखेंगे? पृष्ठवान। ये आ गया औषधम,
और फिर ये आ गया पृष्ठवान। क्रिया लास्ट में आती है ना हमेशा अन्वय के अनुसार, ये आ गया पृष्ठवान। ये इसका उत्तर लिखना है, लाइन खाली छोड़ देना है एक। बताओ क्या समस्या है, और आगे समझ में कर सके। अब इतना सा उत्तर, किसान ने पशु वैद्य को दवा पूछी। ठीक है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा है कर सके है। देखो ध्यान से देखना, कर सके है अस्तु, क्या लिखा हुआ है, कर सके है अस्तु इति उक्त्वा गतवान कृत पदम किम अस्ति। अब पूछ रहा है कर सके अस्तु, किसान ठीक है, इति उक्तवान, इति उक्तवा ऐसा कहकर गतवान चला गया, कृत पदम किम, यहाँ पर कर्ता पद क्या है, यहाँ पर कर्ता कौन है। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में कृत पदम किम, कर्ता पद क्या है। तो देखो कर्ता पद क्या है, इसमें मिल जाएगा उत्तर है। इसी लाइन में उत्तर पड़ा हुआ कई बार होता है। उत्तर इसने दे दिया उक्तवा डेडेस इति क्रियाया कर्ता किम, लेकिन इसके अंदर पूरा प्रश्न दे रखा है, तो पूरा प्रश्न देखो आप। इसमें देखो कर सके अस्तु इति उक्तवा, ऐसा कहकर गतवान चला गया। कौन चला गया, ये जो क्रिया है, ये क्रिया किसके द्वारा हो रही है, ये क्रिया किसके द्वारा हो रही है, ये देखना है। तो ये क्रिया जो गतवान जो क्रिया है, अस्मिन वाक्य कृत पदम किम, और जो कर्ता होता है वो क्या करता है, क्रिया करता है। तो क्रिया क्या है, गतवान। अब गतवान जो क्रिया है वो किसने की, जो गतवान क्रिया वो किसान ने की, तो कर्ता कौन हो गया, किसान हो गया, बस। अरे अब उत्तर कर सके नहीं लिखना है, उत्तर पूरा लिखना है। कैसे लिखना है, हमने लगा दिया वाक्य, प्रश्न नंबर 6 लगा दिया। अब देखो यहाँ से लेंगे हम, यहाँ से लेंगे गतवान, अस्मिन वाक्य, यहाँ से लेंगे इसका उत्तर, अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में कृत पदम, कृत्र पदम, कृत्र पदम, दो इन्वर्टेड कोमा, कृषक है अस्ति, बस कृषक है अस्ति, ये लिखना बस, इतना ही, ये उत्तर हो गया। लाइन खाली छोड़ो बस। अस्मिन वाक्ये कृतपदम कृषक अस्ति, ये इसे प्रश्न आता कि कृषक अस्तु इति उक्त्वा, अत्र या इस अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो यहाँ जाता अस्मिन वाक्ये क्रियापदम गतवान अस्ति। अरे ठीक है, नहीं है। अगर मान लो ये प्रश्न चेंज हो जाए, ऐसे आ जाए कि गतवान इति क्रियायाम प्रत्यय पदम किम, तो लिखते हैं गतवान इति क्रियायाम प्रत्यय पदम कित्वतु अस्ति। प्रश्न चेंज व्याकरण के, जो लास्ट के प्रश्न नंबर 6, 7, 8 ये प्रश्न आते हैं, ये व्याकरण के 4 प्रश्न आते हैं वैसे बोर्ड में। आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 7, अगच्छत इति पदस्य समानार्थकम पदम गत्यासात अन्विष्य लिखतु। ये प्रश्न व्याकरण का आ गया। अगच्छत इति पदस्य समानार्थकम, समानार्थक भी आ सकता है, पर्यायवाची भी आ सकता है, दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखना आप। ये लो सर ने बताया पर्यायवाची, इसमें समानार्थक आ गया, ये तो अलग ही आ गया, अलग नहीं है। समानार्थी को पर्यायवाची बोलते हैं। तो गद्यांशा से अगच्छत का मतलब होता है गया, अगच्छत का मतलब क्या होता है, गया। इसका समानार्थी पद कौन सा है, देखो इसमें गया कहाँ है, गया ये रहा, गतवान है, ठीक है ना, ये गतवान का मतलब गया होता है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम, वो लाइन बनाएंगे, नंबर लगाएंगे 7 और लिखेंगे अगच्छत इति पदस्य समानार्थकम पदम, समानार्थक पदम गतवान अस्ति। क्या लिखेंगे, गतवान, और गतवान के अंडरलाइन भी कर देंगे। नंबर वहीं लगाना है जहां पहले लगा रहे थे, इसे नंबर 7, ठीक है ना। फिर उत्तर क्या लिखेंगे, अगच्छत इति पदस्य समानार्थकम पदम, ये गद्यांश को क्या लिखेंगे, गतवान, गतवान के अंडरलाइन कर देंगे अस्ति, बस। अरे सही समझ में आ गई ना। प्रश्न नंबर 8, नेतुम, नेतुम इति पदस्य विलोम पदम किम, विलोम का मतलब जानते हो उल्टा, नेतुम का मतलब, नेतुम का मतलब है देखो, एक तो होता है अनेतुम, एक होता है नेतुम। नेतुम होता है लाना, क्या होता है, लाना, और हमें इसका उल्टा क्या होगा, ले जाना। तो इसका पर्यायवाची कहाँ मिलेगा, ले जाना। नेतुम का मतलब हो गया लेने के लिए, क्या हो गया, लेने के लिए। तो नेतुम का उल्टा देखो क्या मिलेगा, लाने के लिए। तो इसमें देखो आनेतुम आया भी, लेतुम देख लिया आपने। तो लेतुम का जिसका हमें क्या करना है, इसका विलोम शब्द देखना है। क्या करना है, विलोम शब्द देखना है। तो देखिए विलोम शब्द में आ गया आपका आनेतुम शब्द आया भी, हमने पढ़ा इसको पूरा कंप्लीट। नैशात गुलिका दत्तवान अनेतुम, क्या गया इसका, अनेतुम। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है, अनेतुम आ गया इसका, तो अनेतुम में इसका विलोम शब्द हो जाएगा।
आने तुम क्या होगा, नंबर कहाँ लगाना है हमें, वही नंबर लगाना है वापस, नंबर कहाँ लगाना है, वही नंबर लगाना है। तो नंबर लगाने के बाद उत्तर हमने देख लिया, वापस इससे करेंगे। उत्तर लिखने के लिए हम आएंगे आने तुम में आ जाएंगे। तो इसका पर्यायवाची में लिखना है। कई बार ऐसा भी होता है कि इसके अंदर पर्यायवाची होता भी नहीं है, फिर भी पर्यायवाची ध्यान रखना में नेतुम हो, जरूरी नहीं उत्तर हो भी। व्याकरण के प्रश्न कई ऐसे आते हैं पर्यायवाची के विलोम पद के, वो हमें खुद को भी लिखने पड़ते हैं, ये विशेष ध्यान रखना आप। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम विलोम पदम, नेतुम पदस्य विलोम पदम। क्या लिखेंगे, नेतुम। उत्तर नंबर लगाएंगे यहाँ पर, पहले क्या लगाएंगे, नंबर लगाने के लिए ये नंबर लगा दिया हमने 7 और यहाँ लिखेंगे नेतुम। नेतुम इति पदस्य, मैं नीचे आएगा, नेतुम इति पदस्य, नेतुम इति पदस्य विलोम पदम। क्या लिखेंगे, विलोम पदम, विलोम पदम। क्या लिखेंगे, आने तुम, इन्वर्टेड कोमा बनानी है, आने तुम लिख दो, कोमा बंद कर दो वापस, अस्ति, ये लो बस। नेतुम का विलोम क्या हो गया, आने तुम हो गया। क्या हो गया, आने तुम, ठीक है ना, आने तुम। अब देखना हमें प्रश्न नंबर 9, दूषितेन वातावरणेन अत्र विशेषण विशेष्य पदम च। ये प्रश्न बोर्ड में आता है, ऐसा जरूर आता है एक प्रश्न ऐसा कि दूषितेन वातावरण, इसका उत्तर यही पड़ा है, विशेषण विशेष्यम। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है, प्रश्न नंबर, इसका उत्तर लिखना है, देखो लाइन खींच दी हमने, नंबर लिख दिया 9 और क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे विशेषण पदम। क्या लिखेंगे, इसलिए ना तो जैसे बता रहा हूँ वैसे ध्यान रखना आप। विशेषण लिख दिया हमने, आगे लिख दिया पदम, ठीक है, बराबर कर दो। नीचे विशेष्य पूछ लिया तो इसके नीचे लिखना है विशेष पदम, बिना लाइन छोड़ी, विशेष पदम लिख दिया। अब इनके सामने लिखना है विशेषता जो होती है, विशेषता होती है वो क्या होता है, विशेषण होता है। तो विशेषता कौन सी इसमें, विशेषता होगी दूषितेन, ये इसकी विशेषता है। दूषितेन तो क्या लिखेंगे हम, विशेषण पदम, दूषितेन, ठीक है। और विशेष्य क्या होगा, वातावरणेन, ये विशेष्य है, वातावरणेन, ये लो, ठीक है। ये आधा नंबर का दोनों हो गया। तो इस प्रकार लिखना है, विशेषण पदम बराबर उत्तर लिख दो, विशेषण पदम बराबर उसका उत्तर लिख दो, फिर वही चीज है, लाइन खाली छोड़ना है एक। इस प्रकार में विशेषण और विशेष्य कई बार होता है, एक चीज ही पूछता है, अगर दोनों चीज पूछते था दोनों चीज लिखनी है, अलग अलग लिखना है, बराबर का चिन्ह लगाना है, लास्ट के अंदर पूर्ण विराम भी करना है, उत्तर खत्म हुआ यहाँ पर। प्रश्न नंबर 10, उक्तवान इति क्रियायाम मूल धातु प्रत्यय च लिखत। इसका उत्तर यही लिखना हमें, उक्तवान। प्रश्न नंबर कौन सा है, 10 है, तो उक्तवान में पूछा है तो उक्तवान लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। उक्तवान लिख करके बराबर का चिन्ह लगा दो। मूल धातु कौन सी है इसमें, वच, कौन सी है, वच। और प्रत्यय पद कौन सा है इसमें, कित्वतु, कौन सा है, कित्वतु। ऐसा लिख दो, छोड़ दो। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, उक्तवान पद का पूछा में तो उक्तवान का लिखेंगे हम, उक्तवान, तो उक्तवान का पूछ लिया इसने तो कैसे लिखेंगे, देखो ये लाइन खींच दी हमने, प्रश्न नंबर 10 आ गया, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे मूल धातु, मूल धातु, दो चीज पूछे, दो चीज है, अगर एक पूछता एक ही लिखते, यहाँ लिख दिए हम क्या, प्रत्यय लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो मूल धातु कौन सी हो गई, वच हो गई, और यहाँ पर प्रत्यय कौन सा हो गया, कित्वतु प्रत्यय हो गया, ये लो कित्वतु। बस फिर हमें लाइन पूरी अब खींच देनी लाइन है। इस प्रकार में जो 10 प्रश्न करे थे हमने इसके, वो 10 प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं तुम्हारे। ये लो जी, ये गद्यांश था, 10 नंबर का गद्यांश है, बहुत बड़ा प्रश्न है बोर्ड का एक, और इस 10 नंबर के गद्यांश की आराम से प्रश्न हमें एक एक कर चुके। आपके समझ में कंप्लीट आ जाना चाहिए भाई। अभी 1-2 गद्यांश और बताएंगे आपको, लेकिन गद्यांश पढ़ने पड़ेंगे आपको ही, हमें केवल उनका तरीका है वो सही ढंग से रखना है, बार बार पूछना नहीं है कि सर हमें गद्यांश कैसे करना है। तरीका पूरा था, एक एक प्रश्न बता दिए। 10 प्रश्न आएंगे, 10 नंबर के आएंगे, कहीं कोई समय से 6 प्रश्न आएंगे शुरू के गद्यांश वाले, लास्ट के 4 प्रश्न आते हैं, व्याकरण के आते हैं, ग्रामर के आते हैं। तो हमें विशेष चीज ध्यान रखना है। इस प्रकार ये हमारा आज पहला अपठित गद्यांश हमने पढ़ाया है। अगला अपठित गद्यांश हमें एक और पढ़ाएंगे। तब तक नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।